ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की विशेष बातचीत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उसके स्वायत्त निकायों, निगमों और 51% या अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों की सभी प्राप्तियों और व्यय की ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है। सीएजी के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। आप इस पद पर 7 अगस्त 2020 से कार्यरत हैं। आकाशवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हुए सीएजी की भूमिका के बारे में बताइए और यह भी कि आपका कार्यालय किन क्षेत्रों में ऑडिट का कार्य कर रहा है। भारत का संविधान के जिस प्रोविजन है उसी प्रोविजन के नीचे सीएजी को सारे अधिकार और सत्ता प्राप्त हुआ है। उसी के अंतर्गत सभी राज्यों का केंद्र सरकार का हिसाब और इनका आय और व्यय इसी को ऑडिट करना और एश्योरेंस देना, सर्टिफिकेशन करना। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनका भी ऑडिट करने के लिए सत्ता सीएजी को प्राप्त है। उसी के तहत हम हर साल एक ऑडिट प्लान बनाते हैं और ऑडिट प्लान के तहत जिस जिस क्षेत्र में लगता है इसमें पब्लिक को इस प्रकार का सरकारी नीति नियम या प्रोग्राम स्कीम का प्रोजेक्ट को असर करता है या उसमें ज्यादातर लोगों को लाभ होगा, इस प्रकार का टॉपिक्स हम सिलेक्ट करते हैं। इस टॉपिक को लेके कभी कभी पूरे देश में एक साथ में करते हैं या क्षेत्रीय लेवल में उसका इम्पोर्टेंस देखते हुए राज्य के ऑडिटर जनरल इस प्रकार का टॉपिक्स भी चयन करते हैं। उसी टॉपिक को हम लोग करते हैं। हाल ही में हम लोग जो क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट जिसमें पूरे भारत के लिए सभी राज्य और पूरा केंद्र लेवल में इम्पोर्टेंट मैटर कहा जा सकता है, इस तरह का स्वास्थ्य क्षेत्र में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, लेबर रिलेटेड इश्यूज में, प्रधानमंत्री जी का कुछ स्कीमों में, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और पेयजल हर घर नल से जल आदि स्कीम के ऊपर में भी कुछ कुछ जगह में हम लोग ऑडिट के लेने के लिए इस ऑडिट प्लान में प्रावधान किया हुआ है। केवल सरकारी हिसाब किताब का अकाउंट्स हम देखते नहीं है, उसके अलावा सरकार के स्कीम, उनका नीतियां, उनके प्रोजेक्ट किस तरह अमलीकरण हो रहा है, उसमें प्रोक्योरमेंट किस तरह हो रहा है, उसमें नियम के तहत हो रहा है कि नहीं, ये भी हम देखते हैं। इसका असर क्या है, इसमें इकोनॉमिकली हो रहा है, इसका एफिशिएंसी कार्य क्षमता कैसा है या उसका आउटपुट और आउटकम किस तरह हो रहा है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो केवल सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की नहीं होता है, उसके अलावा परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट भी हम लोग करते हैं। इस तरह के कार्य में क्या आपको कभी किसी मुद्दे पर सरकार का दबाव सहना पड़ा और ऐसी परिस्थिति में आप कैसे निपटते हैं? सीएजी एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संविधान के नीचे गठन किया गया इंस्टीट्यूशन है। इसमें काफी स्वतंत्रता और स्वाधीनता दिया गया हुआ है। इसीलिए सीएजी के कंप्लीट इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नॉर्मली नहीं होता है। इस तरह का कुछ दबाव हमारा अनुभव में आया नहीं है। इनफैक्ट उसके विपरीत सरकार से, कुछ मिनिस्ट्री से, कुछ क्षेत्र में, कुछ टॉपिक में ऑडिट करने के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है। हम उसी प्रकार का रिक्वेस्ट को लेके उसका प्रायोरिटी में हम ऑडिट भी कर रहे हैं। इसीलिए ये दबाव या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस हम मानते नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट देर से आती है क्योंकि आवश्यक जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती। आप इन रुकावटों को कैसे सुलझाते हैं? ऑडिट नॉर्मली जब कुछ कार्य पूर्ण हो गया या कार्य चालू हो या कुछ एनुअल अकाउंटिंग का ईयर पूर्ण हुआ तभी ऑडिट का रोल आता है। जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज है, ऑडिट का और एक भाग भी है जिसमें हम लोग सरकारी अकाउंट्स को कंपाइल करते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, उनका फाइनेंस अकाउंट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फाइनल करते हैं। इसमें हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता है और कभी डिले नहीं होता है, कभी देर से नहीं होता है। उसमें
सभी जगह से हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है और हम समय में गवर्नमेंट का फाइनेंस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कर पाते हैं। कभी कभी कंप्लायंस अकाउंट ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट जब करते हैं, अपवाद रूप में कहीं कहीं सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन देखते हुए कहीं किसी स्थानिक लेवल में कभी कभी इस तरह का दिक्कत दिखा जाता है जहां समय में हमें रिकॉर्ड मिलते नहीं है, या हमने जो क्वेरी निकालते हैं या रिप्लाईज हम वेट करते हैं कि उनसे कुछ हमें जवाब मिलेगा, उसमें डिले होता है। तो इसी टाइम में कभी कभी इस तरह का होता है। 80-90% काम में हमारा इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, हमें कोऑपरेशन मिलता है। हमारा जो एक्ट पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ है, डीपीसी एक्ट, उसके नीचे सारे परफॉर्मेंस फंक्शंस एंड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें दिया गया है। उसके नीचे हमने एक रेगुलेशन भी बनाया है। रेगुलेशन के प्रावधान के नीचे हम इस तरह का सिचुएशन जब आए जहां हमें रिकॉर्ड या कोऑपरेशन ना मिले, तो हम सरकार के उच्च स्तर में इसको ले सकते हैं, इसके लोगों का अटेंशन हम केंद्रित करा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रावधान है, अब कंसिस्टेंटली इस प्रकार का सिचुएशन हो तो हम लेजिस्लेचर का भी ध्यान में आकर्षित करने के लिए प्रावधान कर सकते हैं और उस तरह का कदम भी उठा सकते हैं। यद्यपि कहीं कहीं इस प्रकार का सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इस प्रकार का नॉन कोऑपरेशन का माहौल नहीं है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी रिपोर्ट राष्ट्रपति, सरकार या वित्त सचिव को भेजने के बाद भी सदन में प्रस्तुत नहीं की गई हो? ऐसे में आप क्या करते हैं? संविधान के जो प्रावधान है उसके तहत हमें सारे रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति अथवा तो राज्यपाल को हम अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जब भी हम इस तरह का रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को हमारा रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये अधिकार उनका है कि पार्लियामेंट में या राज्य के विधानसभा या इस तरह का विधान सौध में अपना रिपोर्ट को प्लेस करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को। नॉर्मली ये पावर राष्ट्रपति जी और गवर्नर ने इनको डेलीगेट किया हुआ है, तो हमारा रिपोर्ट उसी हिसाब से कंसर्न मिनिस्ट्री को जाता है। ये उनकी दायित्व रहता है कि ये सदन के समक्ष इसको प्लेस करें और उसमें चर्चा भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रिपोर्ट समय में सदन के समक्ष आता नहीं है, तो इसके लिए जो कमिटीज हैं सदन में और उन्होंने सरकार में, हम उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन डायरेक्टली हमारा ऐसे कोई पावर सरकार के नियम के हिसाब से नहीं है कि हम उसमें कुछ एक्टिविटीज या एक्शन ला सके। हम सिर्फ सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। हाल ही में जो हमने रिपोर्ट बनाए थे, इसमें लगभग 162 रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला के किए थे। इस रिपोर्ट में से 24 रिपोर्ट अभी तक सदन में आया नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मली ये होता है कि जब नेक्स्ट सेशन आता है उसी टाइम इसको प्लेस किया जाता है। ऐसे बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है। C&AG पर आरोप लगते रहते हैं कि यह संस्थान संवैधानिक कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हो सकता है कि कुछ लोगों का मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के नाते CAG के सत्ता बहुत कोडिफाइड है। हम कह सकते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किया गया और जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं उसी एक्ट के नीचे, डीपीसी एक्ट नीचे सारे पावर परफॉर्मेंस एक्टिविटीज उसमें दिया गया हुआ है। और हमारा मैंडेट ये होता है कि हम सरकार का खर्चे में, सरकार का एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में उसमें ऑडिट करें, उसमें सही रूप से उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका एक्यूरेटली अकाउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ और उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब सर्टिफाई करने के लिए हमारा एश्योरेंस के ऊपर से ये अकाउंट सही है कि नहीं ये माना जाता है। इसीलिए हम उसी के लिए उन्हीं के रूल में जो रूल बनाए हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो भी नियम बनाए हुए हैं डिपार्टमेंट में किसी स्कीम के बारे में, उसी के दायरे में रहते हुए उसके ऑडिट करते हैं। दूसरा,
जो उनका इफेक्टिवनेस है, इकोनॉमी या परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके भी पैरामीटर स्टैंडर्ड्स हैं। उसी स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, जो कि बहुत सारे स्कीम और प्रोजेक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में सारे पैरामीटर्स रहता है, उसी पैरामीटर के तहत करते हैं। अथवा तो समयांतर में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार होता है, उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। हम ग्लोबल ऑडिट कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड भी हम देखते हैं किस प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबल लेवल में प्रैक्टिस में है। उसी से भी देखते हुए जहां जहां हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सुधार की जरूरत होता है, उसी में भी हम करते हैं। इसीलिए दायरे से बाहर जाना ये बेसलेस टाइप ऑब्जर्वेशन है। हमेशा हम दायरे में ही हैं। हमारा जितना भी पावर हमारा ऊपर बेस्ट किया गया है, उसी के ऊपर ही करते हैं। कुछ चीज इंटरप्रिटेशन में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारा जो भी फाइंडिंग्स होता है, सारे चीज एविडेंस बेस्ड होता है। एक एक चीज का एविडेंस लेने के बाद ही हम उसी के ऊपर में रिपोर्ट बनाते हैं। इसीलिए ये जो शंका है, ये बेबुनियाद है। ऐसी खबर है कि C&AG द्वारा सांसद या विधायिका को भेजी जा रही ऑडिट रिपोर्ट की संख्या कम होती जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी एक प्रकार से कहा जाए तो ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा इसमें तथ्य नहीं है। कुछ साल कुछ कारण के लिए, खास करके ये कोरोना के टाइम में 1-2 साल रिपोर्ट तैयारी में थोड़ा कमी हुई, जिसमें हमको सरकार से और सरकारी डिपार्टमेंटों से या उनका अंडरटेकिंग से रिपोर्ट के ऊपर से उनके कोऑपरेशन ऊपर में भी आधारित है। जब भी लॉकडाउन की परिस्थिति या इस तरह सरकारी महकमा में ही रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज था, जिसमें कम प्रमाण में लोग ऑफिस भी आते थे, उसी टाइम में ये एक्सपेक्ट करना कि हम पूरे जितना हमारा प्लान किया हो इतना रिपोर्ट बने, ये संभव नहीं था। इसके अलावा कभी इस तरह का स्थिति आया नहीं है। इनफैक्ट ये कोविड होते हुए भी, ये थर्ड वेव होते हुए भी हम लोग ने इस साल एवरेज से ज्यादा रिपोर्ट बनाया है। नॉर्मली 120 करीब रिपोर्ट हम राज्य सरकार का बनाते हैं और कुछ 40 से 50 के बीच में केंद्र सरकार का बनाते हैं। इस साल हम लोगों ने 162 रिपोर्ट बनाया हुआ है, कोरोना के होते हुए भी। उसमें केंद्र सरकार का 34 है और राज्य सरकार का 128 है। तो ये कहना कि कम होते जा रहा है, ये तथ्य से बाहर है, इसमें फैक्चुअल नहीं है। कुछ साल में ये कम हुआ था, ये बात सच है। CBI और CBC के साथ C&AG शीघ्र निर्णय लेने में अवरोधक के रूप में माने जाते हैं और अधिकारी निर्णय लेते हुए डरते हैं। इस भय को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि CBI, CBC जिस एजम्पशन से काम करते हैं, CAG उसी एजम्पशन पे काम नहीं करते। CAG के ऑडिट एक प्रकार का रेगुलर एक्टिविटीज है, प्रोसेस ड्रिवन है, सिस्टम ड्रिवन है, और हमारा जो सत्ता दिया गया है, जिसको हमको देखना होता है, चाहे सरकार के अकाउंट्स की कहा जाए या परफॉर्मेंस की कहा जाए, उसी के दायरे में रहते हुए हमारा रेगुलर एक्टिविटीज है। रिस्क असेसमेंट करके और लोगों को कितना असर करता है, किस टॉपिक्स को, किस सब्जेक्ट को, किस एक्टिविटीज को, किसमें गड़बड़ी हो सकता है या किसमें अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होने से लोगों को फायदा होगा, इस प्रकार का टॉपिक हम लेते हैं। तो हमारा ऑडिट में जो कुछ भी आता है, ये रिकमेंडेटरी होता है, करेक्टिव होता है, और मेजोरिटी इथिक्स हम कहते हैं तो उसको पॉजिटिव रिकमेंडेशन होता है कि करेक्टिव एक्शन लेने के लिए हम ये सब ऑडिट करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस में जहां गड़बड़ी हुआ हो या कुछ इस तरह का एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, करप्शन हुआ हो, इस तरह का सिचुएशन जब आता है, इसको हम पॉइंट आउट करते हैं और ये एग्जीक्यूटिव को, इसमें सरकार को या विभाग को, इनको ही देखना होता है कि इसमें क्या एक्शन लिया जाए। हम सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं कि उसमें क्या है। तो इसीलिए ये मानना है कि इसके कारण से लोग
निर्णय लेने में घबराते हैं, ये तथ्य से बाहर है, विपरीत है। ऐसे भी जो लोग निर्णय लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी निर्णय नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करते हैं, क्योंकि उनके अपने सिस्टम में, अपने नियम के हिसाब से, अपने ही स्कीम को खुद को अमल करना होता है। इसमें सीएजी, सीबीआई और सीबीसी का मेरे हिसाब से कोई इस प्रकार का रोल नहीं है, जब तक इस तरह का चीज उजागर ना होता हो। और जब होता है तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन और इस तरह का जो चीज होता है, ये सीबीसी और इनका होता है। सीएनडीटी का इस प्रकार का कोई जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं इनको ठीक करने के लिए या उसमें कुछ कार्यवाही करने के लिए, ताकि जो भी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट होता है सरकार का, उसका असरकारक हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लाभ मिले, या कहीं अकाउंट्स वगैरह में गड़बड़ी हो तो उसको किस प्रकार का ठीक किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। कभी कभी एप्रोप्रिएशन हो जाता है ऑथराइजेशन से ज्यादा, तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि इनको रेगुलराइज करना है, क्योंकि संविधान के तहत आप जितना सदन से जितना अपने ऑथराइजेशन के उससे बाहर आप कंटीजेंसी के अलावा खर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कारण सर किया हुआ है तो उसको आपको रेगुलराइज करना पड़े। इस तरह का चीज हम इनको बताते रहे, तो ये तथ्यहीन हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री नवंबर 2021 में ऑडिट दिवस पर सीएजी कार्यालय गए थे। क्या सीएजी के सकारात्मक योगदान की उनकी स्वीकृति के बाद सरकार का रवैया बदला है? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का सीएजी या ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में जब आए थे, तो ये हमारा लिए बहुत बड़ा गौरव की बात थी। उसी टाइम उन्होंने जो सरकार की विजन और ऑडिट से जो एक्सपेक्टेशन था, उनकी विचार हमको सुनने को मिला और उनके पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ऑडिट का जिस जिस क्षेत्र में उन्होंने जिक्र किया या उन पर मेंशन किया, उसके कारण से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में उत्साह बढ़ा। उसके फलस्वरूप राज्यों में भी जब ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिट सप्ताह मना गया, उसी दरमियान बहुत सारे राज्यों में इस तरह का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भी ऑडिट दिवस में उपस्थित रहे और उसके कारण से जो नई नई तकनीक और जो सिस्टम विकसित किया गया है, जिसने प्रधानमंत्री ने इनका नोट लिए, उसी कारण से ऑडिट में बैग आया और जो सरकारी विभाग है उनमें से हम उम्मीद करते हैं हमको अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलेगा। सरकारी निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और निजीकरण में बढ़ोतरी को देखते हुए क्या आप सोचते हैं कि ऑडिट का दायरा कम होता जा रहा है? क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स को बहुत बड़ी राशि प्रदान करती है, क्या आप उनका भी ऑडिट करेंगे? शुरुआत में संविधान का प्रावधान के तहत सिर्फ सरकारी हिसाब किताब देखने के लिए ही किया गया था। समय के चलते इसमें वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट और जहां जहां भी सरकारी फंड किसी भी तरह उपयोग हो रहा है या फंड फ्लो उसमें दिखाई देता है, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीएजी को डीपीसी एक्ट के नीचे पावर मिला हुआ कि हम ऑडिट कर सकते हैं। ये सच है कि अभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद अलग अलग मॉडल, पीपीपी मॉडल, एन्युइटी मॉडल, स्टार्टअप्स, इस तरह का सिचुएशन आता है, लेकिन ये भी किसी न किसी सरकारी नियम, पॉलिसी या इस प्रकार का प्रावधान के नीचे हो रहा है। तो हम उसी प्रावधान के नीचे और जहां भी फंड फ्लो सरकार का अनुदान उसमें जा रहा है, उसमें हम ये सही उपयोग हो रहा है, उसमें क्या असर हो रहा है, किस तरह उपयोग हो रहा है, इसमें कितना देश को या लोगों को फायदा हो रहा है या सरकार को इसमें क्या आय हो रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। तो उसी तरह जो कि इस प्रकार का एक्टिविटीज और नए नए जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये देखते हुए हमारा ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी रिव्यू करते रहते हैं और उसी के तहत हम ये सारे चीज को भी देखते हैं। हो सकता है कुछ एरिया में अभी हमारा दायरे से बाहर है, लेकिन ये भी किसी न किसी प्रकार ऑडिट का तो सामना करते हैं। लेकिन हमारे जो लेखा मानक हैं वो बहुत पुराने हैं, वे 1974 में बनाए गए थे। विभिन्न वित्तीय आयोगों ने इस क्षेत्र में सुधारों के सुझाव दिए हैं और सीएजी इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस दिशा में आगे बढ़ने में क्या रुकावटें हैं?
भारत के लेखा मानकों में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संविधान के प्रावधान के नीचे किस प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या मानक आप बोल रहे हैं, इसको प्रेस्क्राइब करने की सत्ता माननीय राष्ट्रपति अथवा तो माननीय राज्यपाल महोदय को मिला हुआ है। ये मानक तय करने के लिए सीएजी के कंसल्टेशन में इस प्रकार का स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब और फॉर्म या फॉर्मेट प्रेस्क्राइब हो सकता है। ज्यादातर देशों में और सरकारों में कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में भी समय समय में उसका सुधार की जरूरत है। इसीलिए सीएजी के इनिशिएटिव में 2002 के आसपास एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया था। उसके नीचे समय समय में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी प्रेस्क्राइब किया गया। कैश बेस्ड अकाउंटिंग का भी कुछ उसमें से अमल भी हो गया है, कुछ अभी बाकी है। इसी तरह 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज को भी बहुत सारे सत्ता विकेंद्रित किया गया है। उसी के तहत उनका भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तय किया गया था। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी तैयार करने में सीएजी का सुझाव उसमें है। फाइनेंस कमीशन समय समय पे कुछ कुछ सुझाव दिए हैं। खास करके 12 फाइनेंस कमीशन ने कैश बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाने के लिए निर्देश दिए थे। इसमें बहुत सारे फायदा है। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फ्यूचर एसेट्स, लायबिलिटीज सभी का लेखा जोखा उसमें आ सकता था, लेकिन इसको अमल करने के लिए इतने बड़े महकमे में और सरकार में करने के लिए ये प्रेरोगेटिव सरकार लेवल में ही है। सीएजी समय समय में सरकार का ध्यान में लाते रहते हैं कि जो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया गया उसमें जल्द से जल्द अमल में लिया जाए, ताकि इसमें जो फायदा होना था ये फायदा भी इसमें आ सके। लेकिन कुछ हद तक हो पाया है, बाकी ये प्रोसेस में ही है। अगर हम बात करें स्थानीय निकायों की, तो उनका ऑडिट अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और कई वित्तीय आयोगों ने इस तरफ संकेत किया है। स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से और अधिक गतिशील बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एवं जो अर्बन लोकल बॉडीज, इनको सशक्तिकरण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd 74th अमेंडमेंट लाया गया और इसमें कुछ सब्जेक्ट, कुछ मिनिस्ट्रीज, कुछ एक्टिविटीज उनको ट्रांसफर करने के लिए उसमें प्रावधान किया गया। बहुत सारे राज्यों में यह अमल हुआ है, कुछ फुल्ली अमल हुआ, कहीं उसका इतना फुल्ली अमल नहीं हुआ है। खास करके रूरल लेवल में पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन से उनको सशक्तिकरण की जरूरत है। उनके पास पुख्ता रिसोर्सेज देने की जरूरत है, ताकि ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अमल कर सकते हैं, या उनके थ्रू जो कोई स्कीम, जो कोई सरकार का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है उसके ऊपर में भी अच्छा से उसका अमलीकरण हो सके। तो इसीलिए हम लोगों ने राज्य सरकार का जो लोकल फंड ऑडिटर्स है उनको सशक्तिकरण करने के लिए समय समय में सरकार के साथ हमारी बातचीत जारी है। उनका ध्यान भी आकर्षित करते रहते हैं और हमें कुछ इसमें सत्ता प्राप्त हुआ है, जिसमें उनको हैंड होल्ड करना, सुपरविजन करना, उनको सशक्त करने का, उनको ट्रेन करने के लिए भी हमारे पास थोड़ा जिम्मेदारी दिया गया हुआ है। इस जिम्मेदारी को देखते हुए हम लोग ने अभी सभी राज्यों में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटीज का ऑडिट प्रायोरिटी में लिया हुआ है। हाल ही में आपके कार्यालय में कामकाज संबंधी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, क्या आप उन परिवर्तनों के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे सरकार में मंत्रिमंडल के विभाग हो या उनके नीचे जो कोई इकाई है, जो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उनको अलग से हम लोग ऑडिट करते थे। हमारा एक कमर्शियल ऑडिट विंग्स है, जिसके थ्रू पीएसयूज और ऑटोनोमस बॉडीज का हम लोग ऑडिट करते थे। तो इसमें ऐसा होता था कि मिनिस्ट्री का फंक्शन को कोई ऑडिट करता है और इस तरह का पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज का और कोई ऑडिट करता है। इसको अलाइन करने के लिए सरकार का डिपार्टमेंट जिस तरह का अलाइनमेंट है उसी तरह हमारा ऑडिट का भी अलाइनमेंट किया। इसके अलावा इसी तरह डिपार्टमेंट को हमने साथ में रखा जिसका कन्वर्जेंस हो सकता है, साथ में उसका एक दूसरे में वो जोड़े हुए हो
एक का ऑडिट करें तो दूसरों का भी उसमें असर होता है या उसमें कुछ उसमें एक्टिविटीज में साथ में है, तो इस तरह का कन्वर्जेंस को देखते हुए हमने इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। अभी ये सेकेंड ईयर ही है, तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का हो रहा है। तो आगे देखते हुए जिस तरह का फंक्शनल एक्टिविटीज बढ़ेगा उसी हिसाब से हम समय समय में रीअलाइनमेंट करेंगे। क्या आपने कभी ऑडिट रिपोर्ट्स का आकलन किया है? विशेष रूप से क्या कभी यह देखा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट से देश को कैसे लाभ हुआ है? फॉर्मली इस तरह का आकलन ऑडिट रिपोर्ट में से संकलित रूप में नहीं हुआ है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं जिस प्रकार का हमारा ऑडिट होता है इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ की बड़े बड़े सब्जेक्ट जिसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है या रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, जब भी ऑडिट रिपोर्ट आता है इसका इम्पैक्ट सरकार में पब्लिक में बहुत पड़ता है। इसीलिए ऑडिट में निष्कर्ष या उसका जो कंक्लूजन आता है, जिसका जो रिकमेंडेशन आता है, उसको लगभग सभी विभाग या सरकारी अधिकारी लेवल में इसका नोट करते हैं और इसको फुलफिल करने के लिए जो कदम उठाना है उठाते भी रहते हैं। तो हम इसी से कह सकते हैं कि ऑडिट का असर तो सरकार के कामकाज में और प्रशासन में इसका पड़ता ही है। लेकिन अभी ऑडिट दिवस के साथ साथ हमने ये भी तय किया जो गुड प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑडिट के ऊपर से बाहर निकला हुआ। कभी कभी हम किसी नियम या किसी रेगुलेशन या किसी नीति का सरकार का जो खामी है इसको निकालते हैं तो प्रोएक्टिवली सरकार उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका सुधारात्मक नोटिफिकेशन बाहर निकालते हैं। उसके कारण से सरकार का खर्चे में बचत भी होता है, प्रोसेस में सरलीकरण भी होता है। इस सरलीकरण के कारण उसका असर बाकी जगह में भी पड़ता है, जिसको अनुकरण भी किया जा सकता है, बाकी राज्यों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इस तरह का बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम कंपाइल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट जनता के लिए होती है, लेकिन क्या ये रिपोर्ट्स जनता के अनुकूल हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके? ऑडिट रिपोर्ट एक फॉर्मेट में तैयार होता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से उसी स्टैंडर्ड से हम लोग अकाउंट्स रिपोर्ट तैयार करते हैं। थोड़ा वॉल्यूम में बहुत बड़ा होता है, वॉल्यूमिनस होता है, और टेक्निकल ऑडिट्स के कारण से बहुत सारे चीज जनरल पब्लिक को समझ में तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हमने एक तय किया, जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं सभी चैप्टर में जिस मैटर पे ऊपर एम्फेसिस है, जिसका कंक्लूजन आया, कुछ में सुधार की या रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, इस तरह का हम कंक्लूजन में एक निष्कर्ष के रूप में लाएं और उसके ऊपर में सुझाव दें। मेरे को लगता है ये जो हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चेंजेस के कारण से लोगों को, आम जनता को ये समझ में आएगा कि इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स क्या है और क्या रिकमेंडेशन है। टेक्निकलिटीज और उसका अंदर में निटिग्रिटी में ना जाते हुए इनको इस प्रकार का सुविधा होगा। अभी हम सारे रिपोर्ट को हमारा वेबसाइट में डालते हैं। ऐसे जो रिसर्च स्टूडेंट्स है, जिनको इंटरेस्ट है, ये तो देखते ही हैं, लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं कि आम पब्लिक को भी देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो सुधारात्मक स्टेप लिया गया, इसमें से ये फायदा होगा। इसके अलावा हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन हम करें। ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस का किताब निकाल रहे हैं, इसको हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स भी है, जो रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर्स के संस्था बना हुआ है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें और इस तरह का लोक उपयोगी किताबें या इस तरह का इश्यूज लेके पब्लिकेशन भी करें, तो ये और ज्यादा पब्लिक के समक्ष आएगा। तो हम इसी तरह पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना और उनको इसमें क्या फायदा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पब्लिक को भी इसमें समझ में आ सकता है। अपना बहुमूल्य समय निकालकर सीएजी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद मुर्मू के साथ आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।